बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निश्चित रूप से बड़े विद्वान हैं। उन्हें संविधान शिल्पी कहा जाता है। वहीं सरदार पटेल को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर लोहिया, इन तीनों को अगर जोड़ करके साथ चला जाए तो वास्तव में राष्ट्र की भलाई हो सकती है। तो एक नैरेटिव बनाया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी थे सरदार पटेल, रिजर्वेशन पर विरोध कर रहे थे, उसका भी मैंने खंडन किया है इस किताब में। सरदार पटेल ने 23 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष को एक मेमोरेंडम दिया कि अब हम लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, वर्ग भेद, भाषा भेद और किसी भी आधार से मुक्त हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर इतना नाराज थे, उन्होंने अपना लिखा हुआ इस्तीफा उनकी ओर बढ़ा दिया। तो सरदार पटेल ने उस इस्तीफे को रखा नहीं, देखा और फाड़ करके बिना कुछ कहे डस्टबिन में फेंक दिया। इस तरीके से दोनों महामानव एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। आज हमारे साथ रामेश्वर पवन जी हैं जो कि बहुत बेहतरीन लेखक हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है डॉक्टर अंबेडकर के हितैषी सरदार पटेल। तमाम किताबों का संपादन कर चुके हैं और हमने इस किताब पर इनसे चर्चा करने का क्यों तय किया, क्योंकि एक परसेप्शन बनाया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल जी को अलग अलग खड़ा करने की कोशिश की जाती है। इन्होंने अपनी किताब में जो कोशिश की है उस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किताब क्यों लिखी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निश्चित रूप से बड़े विद्वान हैं। उन्हें संविधान शिल्पी कहा जाता है जी। वहीं सरदार पटेल को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र के लिए संविधान और उसका क्षेत्रफल दोनों जरूरी है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मधुमेह एक समाजवादी हुए हैं, बड़े समाजवादी। उन्होंने किताब लिखी है सुव्यवस्थित राज्य के निर्माता सरदार पटेल। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि जिस समय 1946 में संविधान सभा के चुनाव हो रहे थे और डॉक्टर अंबेडकर भंडारा से चुनाव हार गए और इसके बाद उन्हें मुस्लिम लीग के सहयोग से नोआखाली से चुना गया, तो कांग्रेस ने उस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान में देने का निश्चय कर लिया। ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता संविधान सभा के लिए फिर अलग हो गई। तब वो बहुत विचलित हुए और वो कराची होते हुए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में चर्चिल से मिले और प्रधानमंत्री से भी मिले, संसद में भी भाषण किया। चर्चिल उनका मित्र था। चर्चिल ने कहा, इसमें चूंकि मैं विपक्ष में हूँ, सत्ता में नहीं हूँ, इसलिए आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर निराश होकर लौटे। उन स्थितियों में सरदार पटेल ने मन बनाया और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लाने का निश्चय किया। सरदार पटेल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी की और डॉक्टर अंबेडकर के बीच बड़ा वैचारिक मतभेद था, लेकिन गांधी जी को भी तैयार किया, नेहरू को भी तैयार किया और इसके बाद एम.आर. जयकर का इस्तीफा हुआ। इस्तीफे वाले सीट पर डॉक्टर अंबेडकर जब नामांकन किया, उस समय मिस्टर मावलंकर जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो भी नामांकन करना चाहते थे। सरदार पटेल ने उनको पत्र लिखा कि मिस्टर मावलंकर, ये सीट डॉक्टर अंबेडकर के लिए खाली कराई गई है, आप नामांकन नहीं करेंगे। निजलिंगप्पा अपने एक साथी को, बीपी केवी राव को लाना चाहते थे, उन्हें भी रोका गया और उन स्थितियों में डॉक्टर अंबेडकर ने नामांकन किया और सरदार पटेल ने स्वयं संविधान सभा के जो उस समय अध्यक्ष थे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनसे बीजी खेर को पत्र लिखवाया जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और स्वयं भी पत्र लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर को निर्विरोध चुना करके लाना है। और तब डॉक्टर अंबेडकर निर्विरोध चुन करके संविधान सभा में आए। संविधान सभा में आने के बाद में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। इन स्थितियों में वो संविधान सभा के निर्माता के रूप में स्थापित हुए। एक चीज़ समझ में नहीं आती, जिस विषय को आज तकरीबन 60-70 साल हो गए कोई नहीं छूता, बहुत कम लोग इसको टच करना चाहते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते थे समाज में? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज की जो परिस्थितियां हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर लोहिया, सरदार पटेल तो गांधी के विचारधारा के प्रतिनिधि हो गए और डॉक्टर लोहिया समाजवाद के हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो मानववाद की बात करते हैं। इन तीनों को अगर जोड़ करके साथ चला जाए तो वास्तव में राष्ट्र की भलाई हो सकती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसी को लेकर के जो एक नैरेटिव बनाया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी थे सरदार पटेल,
रिजर्वेशन पर विरोध कर रहे थे, उसका भी मैंने खंडन किया है इस किताब में और उसका उल्लेख किया है। जब लोग कहते हैं कुछ लोग कि सरदार पटेल पिछड़ों के आरक्षण के विरोधी थे, तो मैं उसका डेट वाइज उल्लेख करना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान सभा में नहीं पहुँचे थे, उस समय संविधान सभा जब गठित हुई तो मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक अधिकारिता समिति, इसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने 23 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष को एक मेमोरेंडम दिया और उस मेमोरेंडम में इस बात का उल्लेख किया धारा 5 में का और खा करके कि अब हम लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, वर्ग भेद, भाषा भेद और किसी भी आधार से मुक्त हो गए हैं और सबके अधिकार समान हो गए हैं। लेकिन खा में फिर उन्होंने लिखा, लेकिन यदि राज्य समझता है, केंद्र समझता है कि कोई वर्ग या कोई जाति बहुत पिछड़ा है तो उसके लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। इसके बाद 8 अगस्त 1947 को उन्होंने पूरक प्रतिवेदन भेजा और पूरक प्रतिवेदन में उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि हम एक ऐसी समिति बनाएंगे जो अध्ययन करेगी, आयोग बनाएंगे जो अध्ययन करेगी कि कौन से लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। और यही चीज़ धारा 340 में, अनुच्छेद 340 में संविधान में दिया हुआ है। तो सरदार पटेल किस तरीके से आरक्षण के विरोधी हो जाते हैं। रही अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे तो सरदार पटेल के एक साथी ने उस समय इनसे कहा, बाबा साहब से, कि सरदार पटेल तो आरक्षण के विरोधी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में आना बंद कर दिया। जानकारी हुई सरदार पटेल को, सरदार पटेल की उस समय बहुत बड़ी हैसियत थी, संगठन में भी, शासन में भी। इसके बावजूद वो उनके निवास पर गए और जब निवास पे गए, डॉक्टर अम्बेडकर इतना नाराज थे, उन्होंने अपना लिखा हुआ इस्तीफा उनकी ओर बढ़ा दिया। जब इस्तीफा बढ़ा दिया तो सरदार पटेल ने उस इस्तीफे को रखा नहीं, देखा और फाड़ करके बिना कुछ कहे डस्टबिन में फेंक दिया। और उन्होंने कहा, मैं किसान का बेटा हूँ, जानता हूँ कौन सा वृक्ष बढ़िया फल दे सकता है। और इसके बावजूद उस समय अगर चाहते, जो लोग कहते हैं मजबूरी थी समाज के, कोई मजबूरी नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत विद्वान थे, लेकिन किसी का हक मारने के लिए किस विद्वान की जरूरत है, मनुस्मृति लिखने की किस विद्वता की जरूरत है। सरदार पटेल ने अगर वो चाहते इस्तीफा मंजूर कर लेते, संगठन ले जाते, इस्तीफा मंजूर हो जाता, दूसरा कोई ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो निश्चित रूप से जानते थे कि भारत का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर से बढ़िया कोई नहीं लिख सकता है, इसलिए उसको नकार दिया। और अंत में कई मौक़ों पर, जिस समय उन्होंने रिजाइन करना चाहा सरदार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब गोविंद वल्लभ पंत और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच लखनऊ में एक सम्मेलन में कुछ ऐसी बातें हुई जिस पर गोविंद वल्लभ ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा, उसकी कापी सरदार पटेल को भी भेजी। तो उस समय जब नेहरू जी ने इनसे बातचीत की डॉक्टर अम्बेडकर से, तो इतना नाराज़ हुए, उन्होंने अपना इस्तीफा देने का मन बना लिया। ये जानकारी सरदार पटेल को हुई। उस समय जो सरदार पटेल ने पत्र लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर को, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि आपका हित, वंचित वर्गों के लिए अधिकार दिलाने का हित इस समय कांग्रेस के साथ रहने में है, और कम से कम मैं ऐसा व्यक्ति हूँगा जो अंतिम व्यक्ति होऊंगा कांग्रेस में कि आप इस्तीफा दें। मतलब जब सब लोग चाहेंगे उसके बाद, अन्यथा मैं नहीं चाहता हूँ। उनके कहने पर फिर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अंत में जब सरदार पटेल नहीं रह गए, 15 दिसंबर 1950 को उनका देहावसान हो गया। उसके बाद स्थितियाँ बनी और हिंदू कोड बिल को लेकर के फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रिजाइन किया। इस तरीके से दोनों महामानव एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, कोई और किस्सा जो और आपकी किताब में हो जो आप हमें सुना सकते हो, इंटरेस्टिंग? नहीं, और विभाजन को लेकर के है, अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, जैसे सरदार पटेल को विशेष रूप से अल्पसंख्यक का विरोधी माना जाता है, लेकिन ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं जो आपने उस किताब में पूरी तरीके से लिखे हैं। मैंने लिखा है, उसमें उल्लेख किया है। मतलब वो सारी किंवदंतियाँ, वो सारा झूठ जो अब तक फैलाया गया, उसकी आपने पोल खोल दी? जी, पूरी तरीके से खोलने का प्रयास किया है। तो हमारे दर्शक जो हैं, अगर खरीदना चाहें तो अब आपकी किताब कहाँ से खरीदें और कैसे पढ़ें? वो किताब रामेश्वर पवन, जेल रोड, बहराइच, इस पते से मिल सकती है। अनुज विकल, ये सीतापुर के हैं, टीचर हैं, इनसे मिल सकती है। और नेशनल जनमत के जो संपादक हैं, अगर नीरज भाई से बात करेंगे तो वही किताब मिल जाएगी। बिल्कुल। मतलब आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना है और आपको किताब मिल जाएगी। अगर जिस भी साथी को ये किताब पढ़नी है और जिसको भी इस झूठ से पर्दा हटा के देखना है कि सच्चाई क्या थी, तो आप इनकी किताब इनके बताए पते पर खरीद सकते हैं। यही ना? आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को? बस सकारात्मक रहें, जो वंचित वर्ग हैं उनको साथ लाएं और राष्ट्र को आगे बढ़ाएं।
रामेश्वर पवन जी ने अपने जीवन का जो निचोड़ था, जो उन्होंने सीखा, जो पढ़ा, जो लिखा, जो अपने संपादन के कार्य में किया और पढ़ने के साथ जो भी इनको प्राप्त हुआ, उसके बदले सोसाइटी को जो पेबैक दे रहे हैं वो इस किताब के रूप में दे रहे हैं। अगर आपको लगता है ये किताब पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है और नहीं भी लगता है तो एक बार किताब को ज़रूर पढ़ें। बाकी बने रहें नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।